देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप तमाम दर्शकों से अपील की कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खुद को बचाकर रखें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का नियमित व्यवहार करें, नियमित अंतरालों पर हाथ को अच्छे से साबुन पानी से धोते रहें, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अनलॉक हुआ बिहार, अब केवल नाइट कर्फ्यू, शाम 5 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। राजनगर में प्रोफेसर की हुई निर्मम हत्या, सुप्तावस्था में तेज हथियार से घटना को दिया गया अंजाम। बासोपट्टी के बीरपुर गांव में छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बिस्फी में आपसी विवाद में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, घटनास्थल पर पहुंचे एएसआई सहित कई लोग घायल। बासोपट्टी के बीरपुर गांव में जल जमाव से महामारी का खतरा, नाला निर्माण की आस में 2 सालों से ग्रामीण लगा रहे मुखिया से गुहार। मधुबनी जिले के सदर अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य संस्थानों पर प्रत्येक माह 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम का होगा आयोजन। साहरघाट के केरवा गांव के पास 2 वाहनों में लदी शराब की बड़ी खेप के साथ एसएसबी गंगौर के जवानों ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, किया साहरघाट पुलिस के हवाले। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में लोगों के बीच किया गया मास्क वितरण, भीड़ से बचकर रहने की गई अपील। जयनगर निवासी गणेश जायसवाल को जदयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पद पर किया गया मनोनीत, कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। मधवापुर पुलिस ने बलबा गांव में छापेमारी कर शराब धंधेबाज में संलिप्त एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बाबूबरही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिशन आरोग्य रक्षक अभियान के तहत अंतिम दिन गांव में घूम घूमकर लोगों को किया जागरूक। फुलपरास अनुमंडल कार्यालय परिसर में जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई के लिए प्रदेश महासचिव ने अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा मांग पत्र। और मधुबनी जिले के टीकाकरण सत्र स्थलों का सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण। टीका एक्सप्रेस निर्धारित जगह पर पहुंचने से एक दिन पूर्व लोगों को जागरूक करने का दिया निर्देश। खबरें अब विस्तार से। अनलॉक हुआ बिहार, अब केवल होंगी नाइट कर्फ्यू, शाम 5 बजे तक खुलेगी दुकान। जी हां, मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि बिहार राज्य का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। बीते चौथे चरण के लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी आई है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया है कि लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाए। हालांकि शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन दिन भर दुकानें खुलेंगी। अल्टरनेट देकर के दुकानें खुलेंगी। वहीं सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ लॉकडाउन खत्म करने की घोषणा हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में अब लॉकडाउन को खत्म करते हुए नाइट कर्फ्यू लागू रखा जाएगा। बिहार में लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया में अब सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेगी, जबकि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। इसके अलावा सरकार ने सरकारी कार्यालयों के साथ साथ निजी कार्यालयों को भी खोलने का आदेश जारी कर दिया है। अब प्राइवेट ऑफिस भी शाम 4 बजे तक खुल पाएंगे। दफ्तरों के बंद होने के 1 घंटे बाद यानी 5 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। इसके अलावा निजी वाहन चलने की भी इजाजत दे दी गई है। सरकार ने अगले 1 हफ्ते के लिए इस व्यवस्था को लागू किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी भी भीड़ से बचने की जरूरत है। बिहार में शिक्षण संस्थानों पर पाबंदी अभी लागू रहेगी। ऑनलाइन तरीके से ही शिक्षण कार्य चलेंगे।
बिहार में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। केवल नाइट कर्फ्यू रहेगा और शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। हालांकि 9 जून से लेकर 15 जून तक ही यह लागू होगा। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ प्रतिदिन शाम 4 बजे तक खुलेंगे। सभी दुकानें एक दिन बीच करके सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। इसको लेकर जिलाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे। किराना दुकान, मांस, मछली और सब्जी, दूध की दुकान, खाद और बीज की दुकान प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलेगी। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, जिम, पार्क, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल सब बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट व होटल से केवल होम डिलीवरी अनुमान्य होगा। निजी वाहनों का परिचालन अधिकतम 3 व्यक्ति ड्राइवर सहित अनुमान्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजनगर के वीएसजे कॉलेज के भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर, राजनगर निवासी प्रोफेसर विजय शंकर झा की बीती रात निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। गौरतलब है कि प्रोफेसर की पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। फिलहाल वह अपने घर में अकेले रह रहे थे। हत्या किसने किया और किन कारणों से हत्या की गई है, इसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की सूचना के लिए छानबीन जारी है। राजनगर के वीएसजे कॉलेज में भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर तथा स्थानीय थाना क्षेत्र के बलहा निवासी प्रोफेसर विजय शंकर झा की बीती रात हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों तथा हत्यारों का पता नहीं चल सका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक विजय शंकर झा बलहा स्थित अपने घर में अकेले रहते थे। घटना के मामले को लेकर जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज झा ने परिजन से मिले। घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के शासन प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। प्रोफेसर विजय शंकर झा की हत्या को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि यहां एक भी लोग सुरक्षित नहीं है। गौरतलब है कि प्रोफेसर विजय शंकर झा की पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। 2 पुत्र और एक पुत्री में से पुत्री की शादी होने के बाद वह ससुराल में है, तो पुत्र 100 परिवार दिल्ली में रहते हैं। मृतक घर में अकेले रहते थे, जिस कारण घटना के संबंध में अब तक सही जानकारी नहीं मिल सकी है। स्थानीय लोगों के द्वारा राजनगर थाना पुलिस को जानकारी दिए जाने के बाद प्रभारी थाना अध्यक्ष आदित्यनाथ दलबल के साथ घटनास्थल पर जाकर घटना का जायजा लिए और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। इस घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी थी। घटनास्थल पर पुलिस निरीक्षक राजकुमार राम के साथ ही खजौली, कलवाही तथा बाबूबरही के भी पुलिस दल मौजूद होकर घटना के बारे में जायजा लिए। हालांकि अब तक हत्यारों व हत्या होने का कारण पता नहीं चल सका है। कोई बात नहीं, सुना ही रहता है ना। और तो घर ले ले तो बड़ी कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या दिक्कत है, खड़े खड़े कोई दिक्कत नहीं। एक जगह उठ जाए, क्या दिक्कत। असल से कुछ इस तरह का बरामद हुआ जिससे कि मारा गया हो, कुछ किया गया हो। देर सुबह अभी जब दोपहर में पोस्टमार्टम करा के हम लोग मधुबनी से आए हैं सदर अस्पताल से, तो हमें सूचना मिली क्रियाक्रम वास्ते हम लोग को चाहिए होता है कुल्हाड़ी, बांस काटने के लिए, गड्ढा कूदने के लिए, फावड़ा, कुदार। तो कहीं आसपास दिखाई नहीं दिया। एक चाचा है, उन्होंने कहा कि देखो कहीं होगा, रखे होंगे। जब किसानी खेती भी करते थे और प्रोफेसर भी थे तो सामान होगा आंगन में, देखते हैं। तो वो जैसे ही इस मकान के अंदर प्रवेश किए तो उन्हें एक फावड़ा दिखा, कुदार जिसको बोलते हैं, कुदाली। उन्हीं का था? नहीं, इनका नहीं है, अपने घर का नहीं है, वो बाहर का कुदाल है। वहाँ कोने में रखा हुआ था। उसमें जैसे उन्होंने हाथ से उठाया, देखा नीचे ब्लड रखा हुआ है, उन्होंने वहीं छोड़ दिया। वो एज इट इज वहाँ पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। जब पुलिस की आगे जांच होगी, डॉक्टर कार्ड आएगा तो उसको सबूत के रूप में। सुबह में आप लोगों को कितने बजे पता चला? ये 7:30 पौने 8 के बीच में। रोज सुबह घूमने जाते थे, आज नहीं निकले? जी, वो सुबह रोज भगवती पूजा करते हैं, तो फूल तोड़ने वास्ते फूलडाली लेके ऐसे रोड होते हुए फूल तोड़ते हुए आंगन में आते थे यहाँ चाय पीने के लिए। उससे पहले वो उनके यहाँ चाय पीते थे, कभी कभी नहीं भी जाते थे। कोई ये नहीं था कि जब नितांत आवश्यक है कि जाना ही है। ये अपना रूटीन दिनचर्या था। समय कहाँ बिताएंगे अभी छुट्टी में, कॉलेज भी जाना बंद है वो कॉलेज से रिटायर हो गए थे? नहीं, नेक्स्ट ईयर जनवरी में रिटायर होने वाला। जनवरी में हुआ घटना?
प्रोफेसर विजय शंकर झा की हत्या हुई, पता ऐसे चला कि वो नित्य दिन जो है अपने रूटीन के अकॉर्डिंग चाय पीने 2 जगह जाते थे। एक इस आंगन में पीछे जो उनके अपने ही चचेरे भाई हैं, और सामने दियाद हैं इंद्रकांत झा जी, वो उनके कॉलेज कर्मी भी रहे हैं, कॉलेज में ये स्टाफ से रिटायर हो गए, तो उनसे बातचीत करने मित्रवत रोज सुबह जाया करते थे, वहीं चाय पीते थे। आज वो जनरली रूटीन के अकॉर्डिंग चाय पीने समय पे नहीं पहुंचे, जो कि समय था 6:30 से 7:30 था ना पुष्पक। आप लोगों को कब पता चला? हम लोग को पता चला 7:30 पौने 8 में लगभग। ठीक है, उसी के बीच में पता चला। रात में? सुबह में, आज सुबह की बात। घटना कब हुई थी ये? अब ये कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग हुई या लेट नाइट हुई। ठीक है, लेकिन ताजा ही लग रहा था जब हम लोगों ने लाश को देखा, सबको देखा। जो ब्रेन फटा हुआ था पूरा यहाँ। कहाँ पर जख्म कहाँ था? बीच हेड पे। अच्छा, बीच हेड पे है। लग रहा है जैसे धारदार किसी आयरन लोहे की चीजों से मार के फाड़ दिया गया है। तो जैसे ही पता चला फिर हम लोगों ने भाई को इन्फॉर्म किया। सब आए, हजारों लोग यहाँ, जितने भी गांव के लोग हैं सब देखने आए, मुंह गवाह बने उसके। फिर आगे की पुलिस की कार्रवाई प्रक्रिया हुई, लागे पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम करा के ले आए। आप उनके कौन संबंधित? भतीजा लगूंगा। क्या नाम हुआ? अजीत झा। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बीरपुर गांव में पुलिस ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान गांव के ही मोहम्मद गफूर के रूप में की गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बीरपुर गांव में एक महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार यह मामला सोमवार के रात करीब 11 बजे की बताई गई है। बासोपट्टी थाना में पीड़ित महिला ने आवेदन दिया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की। गौरतलब है कि सोमवार की रात महिला घर में अकेले सो रही थी। चोरी के नियत से गांव के मोहम्मद गफूर घर में घुसा और उसके बाद अकेली महिला को पाकर वह छेड़छाड़ करने लगा। उसके बाद पीड़ित महिला ने चिल्लाना शुरू किया, जिसको सुनकर पीड़ित महिला के देवर टुन्नी राम आवाज देते हुए आए, जिसको सुनकर आरोपी दीवार से फांदकर भाग निकला, लेकिन पकड़ लिया गया। इतने में ग्रामीण भी जुट गए। बताया गया कि क्रोधित ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और गफूर को लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया गया। हालांकि पीड़ित महिला ने उस भीड़ में से उसे खींचकर घर में बंद कर दिया गया और फिर अगले दिन बासोपट्टी थाना को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बासोपट्टी थाना की पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंची और फिर पकड़े गए व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने पर लाई। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी इंदल यादव ने बताया है कि महिला के द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीणों के द्वारा व्यक्ति को पकड़ लिया गया था, जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र से मारपीट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुस्लिम समुदाय के 2 पक्षों के बीच हिंसक मारपीट हो गई और मौके पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस के दौरान एएसआई के साथ भी मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इधर एएसआई ने थाना में आवेदन देकर सरकारी कार्यों में बाधा डालने व पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पतौना ओपी क्षेत्र के तीसी गांव में सोमवार को आपसी विवाद में मुस्लिम समुदाय के 2 पक्षों में हुई मारपीट में घटनास्थल पर पहुंचे पतौना ओपी के एएसआई उमेश पांडे समेत कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि तीसी गांव निवासी मोहम्मद अशफाक के लिखित आवेदन के आधार पर बीते 2 जून को पतौना ओपी में गांव के ही चांद, शकीला, असद सहित कुल 10 लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने व मारपीट में बीच बचाव करने आए अशफाक की मां के साथ बुरे व्यवहार करने व गले में पहने चेन और 20,000 रुपए छीन लिए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जबकि दूसरे पक्ष की शकीला ने अशफाक, इस्लाम, रहमती, आसमा सहित 3 लोगों के खिलाफ मारपीट करने का प्राथमिकी दर्ज कराया था। दोनों ओर से पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन उसी बीच दोनों पक्ष सोमवार को देर शाम फिर से मारपीट कर लिए और इस बात की सूचना पतौना ओपी प्रभारी को दी गई। सूचना मिलते ही पतौना ओपी के एएसआई उमेश पांडे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच मामले को शांत कराने के प्रयास में लग गए। मारपीट कर रहे लोग व कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा एएसआई उमेश पांडे के साथ भी जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया गया, जिसमें एएसआई बुरी तरह जख्मी हो गए। आनन फानन में इलाज के लिए उन्हें पीएचसी में भर्ती कराया गया।
इलाज कराने के बाद एएसआई उमेश पांडे ने थाना में एक आवेदन देकर उस लोगों पर उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। प्रभारी ओपी अध्यक्ष हारून ने बताया कि पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने व सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के बीरपुर गांव में जल जमाव से महामारी का खतरा बढ़ने लगा है। गौरतलब है कि कई दिनों से जल जमाव है, जबकि बरसात का आना अभी बाकी है। पिछले 2 साल से महादलित परिवार के लोग मुखिया से नाला निर्माण करने की मांग को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस पर विभागीय अधिकारी से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि तक बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी कई घर इस बरसात व जल जमाव के कारण तबाह हो गए थे और एक बार फिर वही मंजर देखने के लिए मिल रहा है। बासोपट्टी प्रखंड के बीरपुर में गांव के बीच भारी जल जमाव से महामारी का खतरा बढ़ने लगा है। झील में तब्दील दुर्गंध करता पानी से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी का लोग शिकार हो सकते हैं, तो वहीं भारी बारिश होने पर दर्जनों दलित परिवार घर से बेघर हो सकते हैं। यह समस्या बीरपुर गांव के वार्ड 12, 13, 14 व 15 के लोगों का है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बीच करीब 5 एकड़ खाली जमीन है, जहां बरसात होने पर गांव के चारों तरफ से पानी तो आता है, लेकिन निकासी का कोई रास्ता नहीं है, जिससे चारों तरफ बसे गरीब गुरबों के घर में पानी घुस जाता है और घर गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, अभी से ही झील में तब्दील हो चुका है, जबकि पूरी बरसात अभी बाकी है। लोग यह सोचकर चिंतित हैं कि अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। कई बार तो छोटे बच्चे गहरे पानी में जा गिरे हैं। गनीमत रही है कि परिजनों का नजर पड़ गया और उसे उपचार के बाद बचा लिया गया। अभी से ही पानी में गंध इतना है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हालांकि नाला निर्माण के लिए 2 वर्षों से मुखिया से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन मुखिया से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जबकि पिछले वर्ष जल जमाव से जब लोगों का घर गिरने लगा तो स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई, जिसके बाद बासोपट्टी के सीईओ व थानाध्यक्ष इंदल यादव मौके पर जाकर कुछ जमीन मालिक को समझा बुझाकर उनके निजी जमीन पर कच्ची नाला बनवाकर जल का निकासी कराया गया। उस समय मुखिया के द्वारा कहा गया कि बरसात समाप्ति के तुरंत बाद नाला निर्माण करा देंगे, लेकिन 10 महीनों से राशि नहीं होने का बहाना बनाया जा रहा है, जबकि इसी बीच वो अपने गांव समेत कई वार्ड में नाला का काम कराए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया हमारे गांव के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इस समस्याओं को लेकर किसुन, रामदयाल, गुलाई, बिहारी, जगदीश, भूला, संत, अनित समेत दर्जनों आक्रोशित दलित परिवार के लोगों ने नाला निर्माण कराने की मांग में मुखिया जाहिरा खातून के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। इस बाबत अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी ने बताया कि इस मामले को जांच कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिले के बासोपट्टी प्रखंड ये है बीरपुर गांव। बीरपुर गांव का वार्ड नंबर 14, जहां पर ग्रामीणों को जो जल जमाव की समस्या है, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, थोड़ा दिखाएंगे इसको। ये जो जल जमाव की समस्या है और गंदगी भरी जो बदबूदार पानी है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जानेंगे हम ग्रामीणों से कि क्या परेशानी हो रही है यहाँ पर जल जमाव की समस्या को लेकर के। जी बताएं, क्या समस्या है आप लोग? बहुत समस्या है, नाला नहीं बनता है। बीरपुर पंचायत का मुखिया ऐसा है, नाला नहीं बनाते हैं। कैसा आदमी उसको जीता है, नाला नहीं, पानी में आदमी घूम रहा है। आएंगे तो बनाएंगे नहीं, नाला तो नहीं बनता है। क्या पिछली वर्ष क्या समस्या था? पिछली बार बहुत समस्या था, इतना पानी था घर में, इतना पानी हिल कर जाता है, इसलिए बहुत समस्या है। मुखिया को कभी आपने मुखिया को कहा हुआ तो मुखिया कुछ नहीं समझ रहा है। तो बनना चाहिए ना नाला। मुखिया जी काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो काम नहीं कर रहा है तो नाला तो बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। क्या परेशानी? घर में भी पानी घुसता है? एकदम घर में तक पानी पहुंचता है। 3 दिन तक खाना नहीं चूल्ही भूखा है, इतना पानी था। क्या करें? किस समस्या है यहाँ सबके? नाला बना दो का अपना पानी घर में भर भर छाती के पानी भ जाए, सबटा चल जाए घर में। हाँ, कथी कहते नाला बन जेते तो बढ़िया होते। आक्रोश बहुत ज्यादा प्रदर्शन के लिए मुखिया के खिलाफ में 3 दिन समस्या से बहुत गड़बड़ से पानी में लोग घूमे है, सब मैंने नहाए है वहाए है,
सब नाला बनक हो पिछला वर्ष में की केना भेलै कि सुनै छी कि कहै छलियै कि मुखिया बहै छै अपना गांव में छाप लेलक बना लेलक हमार गांव में सरकार तो दे रहा है मगर यहाँ पे पब्लिक नहीं होने देता है तो जान बचा देलकै आदमी के और उनकी होना चाहिए नाला मुखिया के कहली नहीं सुनी मुखिया नहीं सुनी की चीज यह बात है मुखिया नहीं सुन रही अपन अपन अंगना घर बना सुना ले क्या है देहात में कोई गांव में कोई एबे नहीं करी की करते ए गांव में कोनो काम नहीं करी कोनो काम नहीं भ रहल कोनो काम नहीं भ रहल कोन काम केलकिए के कोनो मुखिया ने कोनो अभी आदमी कोनो काम करबबी है जल जमाव के समस्या करबबी आ ई जंगल पानी बेटी दुनिया भर के हेल कर जाई ही आबी लोग गंदगी अबी कोई पर आरो बीमारी फैली है क्या बात कहब कि आप कभी कहब की समस्या है वीरपुर पंचायत के मुखिया जो है ना जो ऐप देख कर जाए तो सब दहा रहे ओकरा कौन परवाह है ओकरा तो कोनो परवाह नहीं पड़ रहा है जे डूबे है मरे है ओकरा स्थिति गड़बड़ है और कथी घूर के थोड़ी देखा वाला है ओकरा बस के बात नहीं है आप देख सकते हैं ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास बड़े बड़े दावा करने वाले नीतीश कुमार जी और हर गली नली का जो काम हर घर नल का जल गली नली और हर एक मुख्य सड़क को जोड़ने वाली बात सारा यहाँ पर झूठा वादा जो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं आम जनता कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं दिखाएंगे कैमरामैन थोड़ा दिखाएंगे कि कितना गंदगी भरा पानी है इतना ही नहीं इस पार भी थोड़ा दिखाएंगे आप इस पार भी दिखाएंगे थोड़ा सा आप देख सकते हैं करीब यहाँ पर जो जनता का आक्रोश लाजमी है कि इस पार भी जब यहाँ पर पानी उछलती है तो इस पार आती है और यहाँ पर करीब एक दर्जन बीघा में जो जल जमाव की समस्या होती है जहाँ जो भी बस्ती आसपास के दलित महादलित सभी डूब रहे हैं क्या विकास है नीतीश कुमार जी के तो जनता से आप सुन लिए फिलहाल मुखिया आगे क्या कर रहे हैं यहाँ के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं वो देखना बाकी कब तक संज्ञान में इस मामले को लाती है यहाँ का स्थानीय प्रशासन और कब तक इनको न्याय मिल पाता है ताकि आने वाले समय में जो अधिक बरसात होगी तो पिछली बार जो कहा गया है कि पिछले वर्ष जब जल जमाव की समस्या हुई तो घरों में पानी घुसा था कई घरों में जो लोगों को खाना पीना बनाना मुश्किल हो गया था और कई दलित महादलित का घर भी गिर चुके थे उस समय भी किसी के द्वारा कोई न्याय नहीं दिलाया गया स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन जब यहाँ पर आई थी तो कुछ किसान को मदद के लिहाज से समझा बुझा कर उसको निजी जमीन से नाली कच्ची नाली करवा करके वहाँ पर पानी की निकासी करवाया गया था उस समय मुखिया के द्वारा वादा किया गया था कि 1 साल के अंदर में यानी अगली बरसात से पहले ही हम नाला का काम करवाएंगे ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक नाला का काम शून्य है नाला नहीं बनाया जा रहा है जबकि आसपास के जहाँ भी है उनका पंचायत का और भी गांव है जैसे कौवाहा हुआ जसो हुआ मेहतेपट्टी हुआ वो सब जगहों पे विकास किया जा रहा है लेकिन वीरपुर गांव के लिए वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं कुछ नहीं करिए नाक मुँह का चल है तो नाला बनौते तब नहीं सटा निकलता है तो मुखिया जो है मुखिया नहीं काम कर रहा है नहीं देखे है मुखिया जना सना हो है सब अथे करा तो नाक नहीं दिल जाए घर अंगना में पानी रहे है एक निर्णय करते कि नहीं पिछला बरसात में घर डूबे लगले तो कना कना पानी निकल करते कि नहीं की बताओ तक की जल जमाव के की कना करे तो की उगा बढ़ी ना घूम को कही ना हाँ बताओ तो मुखिया के यहाँ मोतिया दिन छाड़ देने हाँ नहीं सुझाई दे हाँ नहीं सुझाया है नगर में गरीब के गणेश के नीक के बेजा के नहीं देखभाल करे वाला है बुझल की मुखिया गणकी मनकी नीक बेजा सब चीज हो बड़ नीक अला मुखिया बनल है आ वोट लेता है कहल के कि नहीं वोट नहीं दे की नाम भेल तिलिया
की छे समस्या जी पानी जल जमाव चारों तरफ देखिए सरकार ई पानी लेल सबके दिक्कत है ई दिक्कत जे है तकरा अहाँ खलास करू पूरे गांव के पानी सौंसे गाम के जे पानी दूरा पर है जमा एकरा खलास करबै कि ने अहाँ कोन लिए मुखिया बना लिए आ कोन लिए सरपंच है गाम में हाँ एते जे गिजा नहीं थे अहाँ नहीं देख रहल छियै कि अहाँ के साफ करबै एमे दुख है बीमारी वही लोग के बाल बच्चा के मन खराब बा कहीं बाल बच्चा एमे डूबे जाए मरे जाए तो अहाँ वालिस होबै यहाँ करबै एकर निर्णय पहले के बेर बच्चा सब गिरे पड़लिए से तो कह देबै तेन कहै छी कि जे बच्चे गिर पड़े बच्चा के उठ होतै आते जे गंदा खराब चीज के नहीं साफ करबै बता तो पेन भरल बाद में नाला नहीं भरल है नाला बनक चाहिए कि नहीं बनक चाहिए एकदम नाला नाला नहीं बनते वैसे कौन काम कर देलक मुखिया कोनो काम हमरा के तो घर द्वार या होइया रुपया नहीं देने सबके इंदिरा आवास देना हमरा नहीं हेबे दे पानी की समस्या है सब पानी तो घर डाला हमरा कल पर ढुइ जाए त हेल हेल के पानी भरे छी कल पर हेल हेल के भर के एकदम तो पर गिर जाए तो कथि कर ले कि नाम मिला के पानी नहीं पिए छी कि नाम मिला के हमर ना है बिले छी नाली बनेगा यहाँ पे क्या है तो यहाँ पर प्रशासन पिछले साल हमारे सबके घर में जो पानी घुस रहा था पिछला सांप सब घुस रहा था किस तरह हम बचाव किए थे इस बार फिर भी आप सब देखते हैं यहाँ पर आके ये देखिए तो डबरा के इतना पानी भरा हुआ है ये पानी का निकास जो मुखिया जो बोले थे जो हम पिछले अगले साल जो है सुखरुख में नाली बनवा देंगे अभी तक नाली बनवाने का क्या मुखिया जी अपना जेब में पैसा रखा हुआ है कि कहाँ रखा हुआ है ये चीज जो नहीं देखेगा तो हम सब क्या पानी में डूबेंगे यहाँ पे हैं आप सबको रहते हुए ये काम कौन करेगा हमारे सबके लिए क्या नाम हुआ आपका हमारा नाम हुआ सुरेश शाह अच्छा क्या समस्या है बहुत समस्या है पिछले साल बहुत पानी भरता है और सुनने नहीं बीरपुर पंचायत का मुखिया नहीं सुनता है बोला अगले साल बनाएंगे नहीं बनाया अभी तक नहीं बनाया क्या ये विशाल सांप घर में घुस रहा था 3 दिन तक खाना भी नहीं खाए ऐसा माल दाल घर द्वार सब खस गए क्या करें क्या नाम है आपका राकेश मंडल हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधुबनी जिले के सदर अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य संस्थानों पर प्रत्येक माह के 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व योजना अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को विशेषतः गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृ और शिशु दर में मृत्यु में कमी लाना है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण यह कार्यक्रम पूरी तरह ठप हो गया था। इसे दोबारा 9 तारीख से शुरू किया जा रहा है।
मधुबनी जिले के सदर अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य संस्थानों पर प्रत्येक माह 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में मातृ स्वास्थ्य के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सरिता ने पत्र जारी कर सभी सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। जारी पत्र में कहा गया है कि स्वास्थ्य संस्थानों पर आने वाली गर्भवती माताओं का गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच करवाना सुनिश्चित किया जाए। प्रसव पूर्व जांच के दौरान जटिल प्रसव वाली महिलाओं की ट्रैकिंग किया जाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, ताकि मातृ मृत्यु में कमी लाई जा सके। कैंप के दौरान जटिल प्रसव वाली महिलाओं की पहचान कर इसकी सूची पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ उन्हें बेहतर परामर्श देना है। बेहतर पोषण गर्भवती महिलाओं में खून की कमी को होने से बचाता है, इसलिए सभी गर्भवती महिलाओं को जांच के बाद पोषण के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इस अभियान की सहायता से प्रसव के पहले ही संभावित जटिलता का पता चल जाता है, जिससे प्रसव के दौरान होने वाली जटिलता में काफी कमी भी आती है और इससे होने वाली मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी कमी आती है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि अत्यधिक रक्तस्राव से महिला की जान जाने की खतरा सबसे अधिक होती है। प्रसव के पूर्व जांच में यदि खून 7 ग्राम से कम पाया जाता है, तब ऐसी महिलाओं को आयरन की गोली के साथ पोषक पदार्थों के सेवन के विषय में सलाह भी दी जाती है। गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अत्यधिक या कम वजन एवं अत्यधिक खून की कमी प्रसव संबंधित जटिलता को बढ़ा सकता है। इस दिशा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना प्रभावी रूप से सुदूर गांवों में रहने वाली महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है एवं इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी अंकुश लगाने में सफलता मिल रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। गंगौर एसएसबी के जवानों ने केरवा गांव के समीप से 2 वाहन समेत बड़ी खेप में शराब की मात्रा जब्त की है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी, बरामद शराब और जब्त वाहनों को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। केरवा गांव के पास 2 वाहनों में लदी शराब की बड़ी खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य मौके से फरार हो गए। यह कार्रवाई एसएसबी गंगौर के जवानों ने मंगलवार को की। सुरक्षा अधिकारी ने जब्त वाहन और बरामद शराब के साथ गिरफ्तार आरोपी को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जब्त वाहन में एक कार और दूसरा टेम्पो है। गिरफ्तार आरोपी अब्दुल कादिर दरभंगा का रहने वाला बताया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में विकास मित्र राम इकबाल राम के साथ मुखिया प्रतिनिधि सुधीर सदाय ने लोगों के बीच मास्क का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना से बचने को लेकर लोगों को जागरूक भी किया व उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई सलाह दिए। उत्तरा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में मास्क वितरण के दौरान भीड़ से बचकर रहने की अपील लोगों से की गई। कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। विकास मित्र राम इकबाल राम के साथ मुखिया प्रतिनिधि सुधीर सदाई ने मास्क बांटने के दौरान लोगों को कोविड गाइडलाइन के मुताबिक बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। उन्होंने कोविड वैक्सीन अनिवार्य रूप से लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने विषय पर लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही साबुन और सैनिटाइजर का व्यवहार करते रहने का आग्रह लोगों से किया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर निवासी गणेश जायसवाल को जदयू प्रकोष्ठ ट्रेडर्स का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष अशोक वर्मा ने यह पद दिया है और उसके बाद से कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। जदयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक वर्मा ने जयनगर के खरगा रोड निवासी गणेश जायसवाल को जदयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है।
गणेश जायसवाल के जिलाध्यक्ष बनने पर जदयू कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है, जिसमें कैट अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया, रंजीत गुप्ता, कुलदीप कुमार, अनिल जायसवाल, अनिल संथालिया, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, नगर अध्यक्ष सुधीर गुप्ता, बबलू राउत, मनोज सिन्हा, हीरा मांझी, विनय कुमार सिंह, मुजाहिद, जाबीर, सकूर, सुखदेव महतो, रंजीत पासवान, राम विनोद सिंह, विष्णुदेव यादव समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। जायसवाल ने बताया कि ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर भरोसा करते हुए उन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपी है, वह पार्टी के प्रति निष्पक्ष भावना से काम करेंगे। गणेश जायसवाल ने बताया कि बिहार के सभी जिलों के व्यवसायियों की समस्या सरकार तक नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए जदयू ने ट्रेडर्स प्रकोष्ठ का गठन किया है। इस प्रकोष्ठ में खासकर व्यवसायी को जोड़ा जाएगा ताकि व्यापार में व्यापारियों को हो रही समस्याओं के निदान के लिए इसी प्रकोष्ठ के माध्यम से सरकार तक बातें पहुंचाई जाएंगी। जब समस्या की जानकारी सरकार तक पहुंचने पर उसके निदान में समय नहीं लगेगा। जायसवाल ने कहा कि पार्टी की मजबूती पर काम किया जाएगा, प्रकोष्ठ में व्यापारियों को सदस्य बनाया जाएगा। और पार्टी पर क्या ध्यान देंगे? पार्टी के ऊपर ध्यान, व्यापारी की जो भी समस्या होगी, व्यापारी का जो भी मनोन होगा, जब व्यापारी के मनोकूल जो काम होगा उस बात को आगे बढ़ाते हुए पार्टी को मजबूत करना और प्लस व्यापारी की समस्याओं, व्यापारी के जो भी सुविधाएं हैं वो सरकार से दिलाना मेरा प्रथम कर्तव्य है। एक नए प्रकोष्ठ का गठन इसीलिए हुआ है कि हमारे सभी व्यापारियों का कोई भी समस्या सरकार तक पहुंच सके, सरकार उस सुविधा को वहाँ जो संभव हो प्रदान कर सके। यहाँ के व्यवसायों से क्या अपील करेंगे? मधुबनी जिला के व्यवसायों से सभी को हम लोग अपील कर रहे हैं, सब लोग जदयू से जुड़े, जदयू पर विश्वास करें, जो भी उनका समस्या है वो दें, सरकार तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा वहाँ पहुंचेगा। पार्टी की मजबूती पर क्या करेंगे? सभी व्यापारी संबंधों को जब उनको सुविधा मिलेगी, जब सरकार उनके पर ध्यान देगी तो सब स्वाभाविक है जदयू के प्रति लोगों का विश्वास जगेगा। लोग जदयू को पहले भी करते थे, तभी सरकार आज तक है, आप आज भी विश्वास करेंगे उन पर। क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम गणेश प्रसाद जायसवाल। क्या पद होगा आपका? जिलाध्यक्ष। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes.
Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। अनलॉक हुआ बिहार, अब केवल नाइट कर्फ्यू, शाम 5 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। राजनगर में प्रोफेसर की हुई निर्मम हत्या, सुप्तावस्था में तेज हथियार से घटना को दिया गया अंजाम। बासोपट्टी के बीरपुर गांव में छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बिस्फी में आपसी विवाद में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, घटनास्थल पर पहुंचे एएसआई सहित कई लोग घायल। बासोपट्टी के बीरपुर गांव में जल जमाव से महामारी का खतरा, नाला निर्माण की आस में 2 सालों से ग्रामीण लगा रहे मुखिया से गुहार। मधुबनी जिले के सदर अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य संस्थानों पर प्रत्येक माह 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम का होगा आयोजन। साहरघाट के केरवा गांव के पास 2 वाहनों में लदी शराब की बड़ी खेप के साथ एसएसबी गंगौर के जवानों ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, किया साहरघाट पुलिस के हवाले। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में लोगों के बीच किया गया मास्क वितरण, भीड़ से बचकर रहने की गई अपील। जयनगर निवासी गणेश जायसवाल को जदयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पद पर किया गया मनोनीत, कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। मधवापुर पुलिस ने बलबा गांव में छापेमारी कर शराब धंधेबाज में संलिप्त एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बाबूबरही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिशन आरोग्य रक्षक अभियान के तहत अंतिम दिन गांव में घूम घूम कर लोगों को किया जागरूक। फुलपरास अनुमंडल कार्यालय परिसर में जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई के लिए प्रदेश महासचिव ने अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा मांग पत्र। और मधुबनी जिले के टीकाकरण सत्र स्थलों का सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण। टीका एक्सप्रेस निर्धारित जगह पर पहुंचने से एक दिन पूर्व लोगों को जागरूक करने का दिया निर्देश। मधवापुर थाना की पुलिस ने बलबा गांव में छापेमारी कर विगत 6 महीने से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 6 महीने पहले शराब बरामद करने के दौरान थाने की घारी घेर कर उपद्रव करने के मामले में इस आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और वह तब से फरार चल रहा था। शराब बरामद करने के दौरान थाने की गाड़ी घेर कर उपद्रव करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने बलबा गांव में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की। आरोपी का नाम विशेश्वर सदाई है। आरोप है कि उसने अपने ही गांव बलबा में 6 माह पहले दिसंबर 2020 में शराब जब्त कर ले जा रही पुलिस की गाड़ी को घेर कर उपद्रव किया था। सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ भीड़ को उकसाने का प्रयास किया गया था। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि उसके खिलाफ इन मामलों को लेकर 14 दिसंबर 2020 को मधवापुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और उसी वक्त से आरोपी फरार चल रहा था। हालांकि आखिरकार उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिशन आरोग्य रक्षक अभियान के तहत अभियान के 7वें यानी कि अंतिम दिन सोमवार को 3 टोलियों में बाबूबरही प्रखंड के विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों को जागरूक किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मिशन आरोग्य रक्षक अभियान के तहत सोमवार को 7वें व अंतिम दिन बाबूबरही प्रखंड के बाबूबरही, पिरही व तिरहुता गांव में घूम घूम कर लोगों का स्क्रीनिंग व ऑक्सीजन लेवल की जांच की। साथ ही आम आवाम को वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक किया।
कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में जो नकारात्मक विचार उत्पन्न हो गई है, उस वहम को घर घर जाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दूर करने का प्रयास किया और 100% लोगों को टीका लेने के लिए जागरूक किया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य ध्रुव कुमार व रोहित राज सिसोदिया के नेतृत्व में कार्यक्रम चलाया गया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक कुशवाहा ने बताया कि अभियान के अंतिम दिन कार्यकर्ता थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर से लोगों का जांच किए, साथ ही मास्क वितरण व जरूरतमंद को औषधियां भी दी गई। इस मौके पर सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया गया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि मिशन आरोग्य रक्षक अभियान 1 जून से आरंभ हुआ था, जो कि सोमवार को समाप्त हुआ। सोमवार को अभियान के अंतिम दिन 3 टोलियां निकली थी, जिसमें एक टोली पिरही गांव, दूसरा तिरहुता व तीसरी टोली बाबूबरही में घर घर जाकर कार्यक्रम को सफल बनाया। यह महामारी की दूसरी लहर है और तीसरी लहर की भी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में अपने सेवा कार्य को गति और विस्तार देते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिशन आरोग्य रक्षक अभियान प्रारंभ किया है। इस मौके पर सरोज कुमार चौधरी, गोलू मिश्रा, करण राय, मनीष सिसोदिया, प्रहलाद अमरजीत, परमानंद राजपूत, विकास, राजा प्रताप सिसोदिया व कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की रिहाई को लेकर फुलपरास अनुमंडल कार्यालय परिसर में जनाधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव गौरी शंकर यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनुमंडल पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा और उन्हें कहा कि सरकार से पप्पू यादव की रिहाई की मांग जल्द से जल्द की जाए। फुलपरास अनुमंडल कार्यालय परिसर में मंगलवार को जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की रिहाई के लिए पार्टी के प्रदेश महासचिव गौरी शंकर यादव के नेतृत्व में एक मांग पत्र अनुमंडल पदाधिकारी गणेश कुमार को सौंपा, जिसमें मुख्य मांगों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की जल्द से जल्द रिहाई हो, सभी बंद पड़े स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर, नर्स व पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की समुचित व्यवस्था की जाए, राशन कार्ड से वंचित परिवार को जल्द से जल्द राशन कार्ड मुहैया कराया जाए, कोरोना काल के दरमियान सभी बिजली उपभोक्ता का बिजली बिल माफ किया जाए, सहित कई जनहित से जुड़े मुद्दे की मांग की गई। प्रदेश महासचिव गौरीशंकर यादव ने कहा कि अगर उनके नेता की रिहाई जल्द से जल्द नहीं हुई तो व्यापक तौर पर सभी कार्यकर्ता मिलकर क्षेत्र के विधायक व मंत्री का घेराव भी करेंगे। मौके पर रोहित नारायण यादव, पप्पू बी ग्रेड के अध्यक्ष संतोष झा, छात्र अध्यक्ष दीपेंद्र यादव, भगवान दत्त मंडल, हैदर अली, सतीश राय, शशि राय, ललन मंडल, सिद्धार्थ, सुमन, जितेंद्र, कौशल्या, मनोज समेत कई लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मधुबनी जिले में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के मुहैये से टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच सिविल सर्जन ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अभी कोरोना का लहर धीमा पड़ गया है, लेकिन आने वाले दिनों में जब कोरोना का तीसरा लहर आएगा तो यह बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होगा। इसलिए वैसे सभी परिवार जिनके घर में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, वह खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण पूरा परिवार जरूर करवा ले। मधुबनी जिले में टीका एक्सप्रेस के माध्यम से लोगों को घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। मंगलवार को टीका एक्सप्रेस प्राथमिक विद्यालय मेहतर टोला, भहुआरा, वार्ड संख्या 26 पर पहुंचकर लोगों का टीकाकरण किया। सत्र स्थल पर सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा के नेतृत्व में टीम ने सत्र स्थल का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिविल सर्जन ने बताया, रूट प्लान के अनुसार टीका एक्सप्रेस अपने निर्धारित जगह पर पहुंचकर लोगों को टीकाकरण कर रही है। उन्होंने उपस्थित कर्मियों को कहा, जहां टीकाकरण होना है उस सत्र स्थल पर एक दिन पूर्व आंगनबाड़ी सेविका, आशा, पंचायती राज सदस्य, धार्मिक संगठन के लोगों के साथ बैठक कर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। इस जागरूकता मुहिम के लिए स्वास्थ्य विभाग, ICDS, केयर इंडिया, यूनिसेफ एवं WHO के कर्मी शामिल होकर लोगों को जागरूक करेंगे ताकि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।
वहीं लक्ष्य के कम टीकाकरण होने के संदर्भ में सिविल सर्जन ने जिले के उलेमाओं को जागरूकता पत्र भेजने का निर्णय लिया है ताकि उलेमाओं के द्वारा लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा सके। साथ ही जिला स्तरीय कम्युनिकेशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। कमेटी के माध्यम से कोविड टीकाकरण के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने की रणनीति बनाई जाएगी। सिविल सर्जन ने बताया कि मधुबनी जिले में बूथ स्तर पर निर्वाचन कार्य तर्ज पर टीकाकरण सत्र आयोजित किया जाएगा। उस बूथ पर आने वाले सभी पात्र लाभुकों को टीकाकरण किया जाएगा। बूथ स्तर पर टीकाकरण सत्र आयोजित करने से पहले आशा, सेविका, सहायिका, विकास मित्र, जनप्रतिनिधि व टोला सेवकों के माध्यम से पहले जानकारी दी जाएगी। बीएलओ और सीडीपीओ समन्वय स्थापित कर 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के टीका नहीं लेने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार कर टीका लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। एसीएमओ डॉक्टर एसएस झा ने बताया कि टीकाकरण के प्रति जागरूकता के लिए मस्जिद के इमाम नमाज के समय टीकाकरण के महत्व के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। इसके साथ ही मंदिर के पुजारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को टीकाकरण के महत्व को बताएंगे। उन्होंने कहा कि टीका लेने के बाद बुखार आ सकता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बुखार आना टीका के सकारात्मक प्रभाव का पहचान है। कहा कि टीका लगवाने के बाद ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, कोरोना तब भी हो सकता है, लेकिन यह गंभीर नहीं होगा और इससे टीका लगवाने के बाद कोरोना होने पर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तीसरे लहर से बचना है तो सबसे पहले अपने घर से टीकाकरण की शुरुआत करें। अपने परिवार के सभी सदस्यों का टीकाकरण कराएं, फिर गांव, मोहल्ला व समाज के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण कराएं और सब खुद को सुरक्षित रखें। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव अब कमने लगा है। दूसरा लहर अब कम हो गया है, लेकिन अभी लापरवाही नहीं बरतना है। कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन करना जरूरी है। डॉक्टर झा ने कहा कि तीसरे लहर में बच्चों पर ज्यादा असर होने की आशंका है, इसलिए हमें सजग व सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिस घर में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका पूरा परिवार अपना टीकाकरण करा लें ताकि बच्चों को सुरक्षित रख सकें। उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति टीकाकरण के लिए 10 लोगों को प्रेरित करे और वे 10 व्यक्ति अगले 10-10 व्यक्तियों को जागरूक करे तो टीकाकरण अभियान काफी हद तक सफल हो पाएगा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा के समेत मौके पर एसीएमओ डॉक्टर एसएस झा, सीडीओ डॉक्टर आरके सिंह, एमओआईसी डॉक्टर आरके मेहता, बीएचएम प्रभात रंजन मिश्रा, केयर इंडिया के बीएम अमित कुमार विपुल, आईसीटी आदर्श कुमार, यूनिसेफ के बीएमसी कुमार अभिषेक, डॉक्टर फिरोज अख्तर समेत कई लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।